आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नई जर्नी की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं हम, और जर्नी है 12th बोर्ड। उस 12th बोर्ड में आज मैं फिजिक्स उठा रहा हूँ। फिजिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट को मैं उठा रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज मैं आपके सामने स्टडी करने वाला हूँ इन ब्रीफ। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कंप्लीटली। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रो, ये पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब कि इलेक्ट्रोस किसी चार्ज का मोशन में होना, डायनेमिक मतलब मोशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि ये चैप्टर 4 to 5 डेज में या 4 to 5 क्लासेज में बोल सकता हूँ उसमें क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो ओनली पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। देखो, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्ट बोल दे उसको हम, ठीक है ना, कि चार्ज की स्टडी रेस्ट के ऊपर। इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हर जगह नाम एक ही निकल रहा है, चार्ज बेसिकली होता क्या है? कभी भी आपने देखा होगा किसी को ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने बालों में कंघी वगैरह की, रब वगैरह किया, तो जल्दी से उस कंघी को अगर आप नीचे लेके जाते हो मिट्टी में, तो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर चिपक जाते हैं। या और बातें करूँ तो मैं क्या, कभी भी एक आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो भी तो वहां पे बेसिकली प्रेजेंस होती किसकी है, किसका इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? तो वही आपका चार्ज होता है। उस चार्ज में ऐसा क्या होता है, उसी की आज मैं आपके सामने बातें करने वाला हूँ। चार्ज बेसिकली होता क्या, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे बोर्ड के तरीके से आगे चलेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic force। चार्ज में ऐसा होता क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट कर देता है और मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट कर देता है। ओके, पहले तो इसको डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद में इसके आगे वाली स्टडी करेंगे। चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर बेसिकली होता क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये तो सभी के जुबान पे होती है डेफिनेशन। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, तो और उसी में तो चार्ज भी एक ऐसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, एक चार्ज जो क्या एक्सपीरियंस करती है, प्रोड्यूस करती है, क्या, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको दिखे कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है, देयर विल द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज नेसेसरी। ये बात जरूरी है कि वहां पे चार्ज का कोई ना कोई रोल जरूर है, ठीक है ना। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, ये सभी अपना लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली जितना आने वाला है बोर्ड में उसके बेसिस पे चलेंगे आज, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जितनी होगी उतनी करेंगे, फालतू की नहीं करेंगे।
ओके, बोर्ड लेवल तक का पढ़ेंगे हम यहाँ पे। टाइप ऑफ चार्ज में आपको पता होना है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। यहीं पे इसकी अगर चार्ज की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिफाइन करूं एक छोटी सी कि भाई लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मान लेकर मैं दो चार्ज ले लिए मैंने ऐसे, पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद मैं पढ़ता हूं आपके पास कि चार्ज की यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर पढ़ता हूं। आज ओनली थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ये ओनली आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ओके। क्वेश्चंस वगैरह जो पुटअप होंगे वो आगे आएंगे, क्वेश्चंस उसके बेसिस पे हम आगे करेंगे, ठीक है ना। यूनिट्स, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है सभी को पता होना चाहिए, याद रख लो। गति, बिल्कुल। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। एक और होती है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होती है क्या क्या क्या, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। अब भाई एसआई है और सीजीएस है, उनके बीच रिलेशन ना हो तो क्या पता लगा, तो क्या होगा वो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ओके, सभी याद रखेंगे ना कि 1 कूलाम 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होती है। क्लियर है, ठीक है। अब बात डायमेंशंस की कर लेते हैं। भाई चार्ज है यानी Q है, वो होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट टू टाइम, यही तो होता होगा चार्ज, पता है। नहीं पता तो याद रख लो, आगे करेंगे इसको भी। देखो अब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले सभी को क्या याद होना चाहिए, सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सभी को पता होना चाहिए। मास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, टाइम, लेंथ, आगे टेम्परेचर केल्विन, कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नेक्स्ट क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि हम एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसलिए उसको ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आई की तो क्या होगी ए, इलेक्ट्रिक करंट आई होता है यहाँ पे, ए उसकी एसआई यूनिट मतलब की नोटेशन होती है एम्पियर, टी टाइम, तो ए इंटू टी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज, सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक बात और सभी याद रखें आपने, क्या कि भाई हमने एसआई यूनिट कूलाम पढ़ लिया और ईएसयू उसकी सीजीएस यूनिट पढ़ ली मैंने। ठीक है, अब देखो कभी पता हो कि 1 मिली कूलाम क्या होता है, 1 माइक्रो कूलाम क्या होता है। अधिकतर तो आपके जो बुक में क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी पुट अप फ्रॉम द 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। आपको ये मैक्स कम से कम मिलेगा कि 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम। ठीक है, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम, ये होता क्या है, ये होता 10⁻³ कूलाम, ये 10⁻6 कूलाम, 10⁻9 कूलाम, और पिको मतलब 10⁻12 कूलाम। बस ये 3-4 याद रखें। मिली मतलब कि 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6, और नैनो मतलब 10⁻9, 9 एन से पता लगा, नैनो को मतलब एन से पता लग रहा है कि 10⁻9 एन से, पी से पिको फैराड में लगी उसका -12 होगा। ठीक है, ये भी याद रखनी सभी को। ओके, यूनिट डायमेंशन की बात होगी। अब मैं बढ़ता हूं, मेन पर्पस जो मेरा याद का था वो होती है चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
चार्ज की प्रॉपर्टी थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपके साथ बताता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी या कोई एक फिजिकल या एक क्वांटिटी जो भी होगी वो या तो क्या हो सकती है, स्केलर या वेक्टर, दो ही होती हैं। अब ये आपकी स्केलर होती है। स्केलर मतलब कि मैग्नीट्यूड, ए क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। क्लियर है? सभी को पता होना चाहिए कि ओनली उसका मैग्नीट्यूड हो और आपके पास उसकी डायरेक्शन ना हो, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो वो ऐड भी कैसे होगी, स्केलरली तो ऐड होगी। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम है, तो इसको वेक्टरली ऐड नहीं कर सकते आप। टोटल सिस्टम में कितना चार्ज है, यहाँ पे 5, 3, 8 और 10 माइक्रोकुलाम चार्ज आपके पास हो जाएगा। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मैं मान लेता हूँ कि फोर्स F 2F इस साइड लग रहा है, F इस साइड लग रहा है और ये 3F इस साइड लग रहा है। तो बताओ कि भाई इस पॉइंट के ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है। अब अगर ये चार्ज होता भाई 2 कुलाम और ये 3 कुलाम, तो सीधा सीधा बता देता कि इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज है। भाई यहाँ पे टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना होगा, 266 कुलाम हो गया। बट यहाँ पे आप फोर्स की बात करूँ तो 2F, तो इसमें ये नहीं कह सकते क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो वेक्टरली ऐड होगी। वेक्टरली ऐड होगी तो क्या होगा, ये इस साइड 3F तो इस साइड F, तो इस साइड कितना लगेगा 2F और इसका रिजल्टेंट 2√2F। क्लियर है? सभी को पता होना चाहिए ये चीजें, तो ठीक है, ओके। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी रहती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टरली ऐड होती है। चार्ज की इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज सीधे सीधे ऐड हो जाता है, उसके लिए वेक्टरली ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब देखो, आपने देखा हुआ हीट बेसिकली होती क्या है। हीट मतलब कि गर्म नहीं होता, हीट होती है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, एक का टेम्परेचर हाई है और एक का उससे कम लो है। तो जो हीट होती है ना, वो होती है एनर्जी, वो एनर्जी जो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है, हीटिंग की फॉर्म में या टेम्परेचर की फॉर्म में। तो जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में गई वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी ना, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं आपकी बात करता हूँ चार्ज की। ये हो गया आपके पास एक चार्ज, इसके पास है आपका 5 माइक्रोकुलम, ठीक है। इसके पास है आपका ये अनचार्ज मान लो या 2 माइक्रोकुलम ले लो। अब ये 5 है, ये 2 माइक्रोकुलम, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में, तो चार्ज है। अगर कनेक्ट कर दिया तो ऐसा तो हो नहीं था भाई, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी मैंने यहाँ पे कि भाई इसके पास तो 2 माइक्रोकुलम, इसके पास 5 माइक्रोकुलम है और इस सिस्टम में कैसे रह सकते हैं। तो अगर इनको वायर, एक कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट किया है, तो चार्ज इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का चार्ज क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो इसके पास कितना चला जाएगा, 5 है, इसके पास 2 चला जाएगा, नहीं 2 जाने से नहीं होगा, तो कितना जाएगा, इसका 3.5 हो जाए और इसका भी 3.5, 1.5 से, ठीक है। और इस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों में ट्रांसफर रुक जाएगा, फिर इस कंडक्टिंग वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने ट्रांसफर कर दिया ना। ट्रांसफर का कोई भी मेथड हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इंडक्शन भी हो सकता है विदाउट टचिंग। ओके, नेक्स्ट, ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफरेबल की प्रॉपर्टी हो जाती है आपके पास।
थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज सभी लिखे हैं इनको अच्छे से, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। कि चार्ज ऑब्जेक्ट के पास, किसी ऑब्जेक्ट है जो चार्ज है उसके पास ऑलवेज मास रहेगा। ये देखो एक चार्ज ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रख दी, एक चार्ज है मतलब कि चार्ज होना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास तो क्या रहेगा, अपना खुद का मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 10 पर नहीं सॉरी 9.1 इंटू 10 पर -31 kg, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ भी हो कम है लेकिन है तो है ही, मास तो है ही। तो अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है ना तो उसके पास मास जरूर होगा। एक बात उल्टा थोड़ा सोचें कि भाई कोई मास ऑब्जेक्ट है तो उसके पास चार्ज होना जरूरी है क्या? ये तो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि मास ऑब्जेक्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास तो मास जरूर होगा, एसोसिएट मास उसके पास जरूर एसोसिएट करेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मास ऑब्जेक्ट हैविंग एनी चार्ज। क्लियर बॉयज? ठीक है, तो यही होती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मास के पास भी अपना, ये मास ऑब्जेक्ट है उसके पास अपना चार्ज हो। ठीक है, 8 प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। 8 आपको दिमाग में तांडव करनी चाहिए, आपके सर के ऊपर तांडव करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज कंजर्व्ड। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कि भाई चार्ज ना ही खत्म होता है और ना ही नया बनता है, मतलब कि नॉर बी क्रिएटेड है, नहीं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड है, नाइदर बी क्रिएटेड है नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? बस थोड़ा सा लिख देंगे कि भाई मान लेता हूं मैंने, हाँ, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफरेबल, कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, इतना याद रखें सभी। ठीक है, एक नई प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस मतलब कि जो वेरी ना करे, वेरी मतलब कि जो चेंज ना हो। अब देखो एक मास होता है m0 √1 - v² में, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बेसिस पे होता है। तो मास तो स्पीड से इफेक्टेड होता है, अगर जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे आप, मास उतना कम होता जाएगा। वो मास किसकी फॉर्मेट में चला जाता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में चला जाता है। ठीक है, लेकिन चार्ज के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है कि अगर चार्ज को आपने स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा दिया तो उसका मास कम हो जाएगा। मास ऑलवेज उसका सेम ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है ना, चार्ज इनवेरिएंस विद मास। और नहीं, चार्ज का मास की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली चार्ज की चार्ज ही बात कर रहा हूँ। उसका भी चार्ज कम नहीं होगा मास के साथ, नहीं उसका स्पीड के साथ। ठीक है ना, उसको कितनी वेलोसिटी दे दो, उसका चार्ज जितना 1 कूलम्ब है उसको 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिया या 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ा, मास चार्ज ऑलवेज उसका सेम ही रहेगा। ठीक है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? ये इनवेरिएंस ऑफ चार्ज होता है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की जब मैं स्टडी करूंगा आज, चार्ज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और मोशन में होगा तो, और वो मोशन कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे था, थोड़ी दूर में यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा मोशन तो किया ही, एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, एक्सेलरेट हुआ थोड़ा बहुत। तो अब इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेट थोड़ी देर के लिए हुआ और यहाँ पे फिर रेस्ट पे आ गया, तो इतनी जितनी डिस्टेंस कवर की है इतने टाइम तक तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बट फिर यहाँ पे आ गया तो उसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है ना, तो ऑलवेज एक्सेलरेटेड होता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना,
चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता रहता है, क्यों रेस्ट पे रहेगा तो ऑलवेज, ठीक है। ओके ठीक है, समझ गए कि भाई चार्ज की ये प्रॉपर्टी भी, हाँ रेस्ट पे रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन में आए तो मैग्नेटिक फील्ड, और मोशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, ये भी याद रखें सभी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ, नहीं लास्ट नहीं है, सेवन प्रॉपर्टी है। सेवन प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज resides on the surface of conductor, surface of conductor। तो चार्ज होता है वो कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर जो मैंने ले लिया कि सॉलिड स्फीयर ले लिया, उसके सरफेस के ऊपर ही आता है, अधिकतर उसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा सारा कंप्लीट चार्ज। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो, अब देखो वो होता क्यों है, अब मैंने इसको चार्ज दे दिया, मतलब या तो पॉजिटिवली, या इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सभी को पता होना चाहिए कैटायंस और एनायंस, अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन दे दें तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं, चलो मान ली इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाली तो नेगेटिव चार्ज होगा तो पूरे सरफेस पे नेगेटिव आना चाहिए। अब नेगेटिव 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 हर जगह नेगेटिव, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए सबसे मैक्सिमम, सबसे अच्छी जगह कौन सी है, इसका सरफेस ही है। इस सरफेस के ऊपर ही वो ज्यादातर दूर दूर रह सकते हैं, और कहीं भी कोई किसी भी लगा लो, एक यहाँ पे कुछ भी कोई पोजीशन लगा लो, पूरा अगर ये चार्ज अंदर भी रहेगा ना तो बहुत नजदीक देगा, और रिपल्सन लिखानी है फिर सरफेस के ऊपर आएगा। तो सारा का सारा चार्ज किसके ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है, ना कि। अब यहाँ पे मैंने इस स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने एक छोटा सा स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर मैंने विजुलाइज कर लिया। अब यहाँ पे होगा तो इस वाले से छोटा ही है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो इस वजह से ये फिर इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, ये वाला उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता, ओनली सरफेस के ऊपर ही होता चार्ज, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो मैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ज होता है वो अधिकतर लगभग सारा का सारा किसके ऊपर होता है, होता किसके ऊपर है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो कि मेन इंपोर्टेंट, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज ओनली इसके बारे में पढ़ेंगे, बातें कल करेंगे, क्वेश्चन इसके कल करेंगे। क्वांटाइजेशन चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप उसको तोड़ दो। अब एक कूलाम चार्ज है तो एक कूलाम चार्ज मतलब छोड़ो, चार्ज मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी फॉर्मेट में मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कभी हाफ इलेक्ट्रॉन होगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स होगा या 5/2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं कि भाई हाफ इलेक्ट्रॉन में आधा आधा नहीं निकल जाएगा, ट्रांसफर होगा तो भी एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन उसके पास ट्रांसफर हो गया। तो मेरा मेन मोटो यही है कि चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो चार्ज कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी, ठीक है ना। ओके, चार्ज किसी भी फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट always in the form of the integral multiple of the electronic charge and the charge on electrons, आपको सभी को याद होना चाहिए इतना कूलम चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ट्रांसफर भी होगा तो एक जगह से दूसरी जगह, कभी भी ऐसा नहीं होगा भी हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ऐसा चार्ज कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, ट्रांसफर भी नहीं होता, क्लियर है। ओके, तो ये 8 प्रॉपर्टीज आप सभी को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उसकी थोड़ी सी क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, डिस्कशन वगैरह उसके बारे में और करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।